परिश्रम एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंदन आग में तपकर ही सोना बनता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मनोरथ से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जिस तरह सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता, ठीक उसी तरह सफलता का स्वाद चखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा की जरूरत पड़ती है। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए कार्यक्रम शुरू करने से पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश और दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय, राज्यवार और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। इसके साथ ही आज की गतिविधियों पर होगी हमारी नजर। आपको बताएंगे आज के दिन हेलो इंडिया में और भारत में क्या होना है खास। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से एक बार फिर विमानों का संचालन शुरू हुआ। न्यूज यू कैन यूज में देंगे आपको इससे जुड़ी जानकारी। इसके अलावा हेलो इंडिया के खास सेगमेंट करियर मंत्रा में आपको बताएंगे कि पत्रकारिता में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो हेलो इंडिया में आज बहुत कुछ है खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और प्रीति के साथ हेलो इंडिया में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी से एक नजर डालते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर। सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन की। तो खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रूस पर यूक्रेन हमले से जुड़ी खबरों की। पुतिन और मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। उनके मुताबिक कूटनीति के जरिए ही शांति स्थापित की जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिंसा को छोड़ने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बातचीत से मामले में हल निकाला जाना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद अपना वक्तव्य जारी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को युद्ध करने का कारण बताया। रूस कार्यालय से बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बातचीत की। यूक्रेन में बढ़ते संकट और भारतीय छात्रों की सलामती को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने सीसीएस बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार की प्राथमिकता यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें भारत वापस लाना है। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके नागरिक हैं। यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय हैं जिन्हें निकालने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर काम किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के बॉर्डर इलाके में टीम को एक्टिव किया है ताकि उनसे भारतीय संपर्क साध सके। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से सटी हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया की सीमा के पास अधिकारियों को तैनात किया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने यूक्रेन संकट पर कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि यूक्रेन में स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हमने करीब 1 महीने पहले यूक्रेन में भारतीय नागरिकों का पंजीकरण शुरू किया था। ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर हमने पाया कि 20,000 भारतीय नागरिक वहां थे। Our embassy anticipated the need to connect and be in contact with all Indian students in the Ukraine. Based on the online registration process that was conducted by our embassy,
we found that there were close to about 20,000 Indian nationals, including students in the Ukraine. Of these, about 4,000 have since left the country. We have taken a number of measures to facilitate flights out of the country. This includes removing the cap on the number of passengers that could fly out of Ukraine that was imposed by the civil aviation authorities of both countries. There was a 440 numbers that could fly out every week. That cap was removed. We also ensured that the number of flights were augmented rapidly from about twice a week to about 2 flights a day. And that enabled us to get at least 4,000 of our citizens and students out. यूक्रेन के खार्किव विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों में डर का माहौल है। उन्होंने बताया कि भारत में उनके माता-पिता उनके लिए बहुत चिंता में है। छात्रों ने बताया कि वो अब तब तक अपने विश्वविद्यालय से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक कि उनका कोई कॉन्ट्रैक्टर या एजेंट उन्हें निकलने के लिए ना कहे। Yeah, there are actually many students who are very much panicked and they are very much afraid. So many of them are actually leaving from here to back to India. Our parents are panicking in India, so we booked the flights for now. And as university was also they are guiding us what next we have to do. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार रात यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के मुद्दे पर रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के अपने समकक्षों से बातचीत भी की। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने एस जयशंकर से बात की और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री से जब बातचीत की तो उसमें भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों के बीच यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रम और इसके प्रभावों पर चर्चा हुई है। हम अमेरिकी विदेश मंत्री के आह्वान की सराहना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि युद्ध संकट के बीच यूक्रेन से करीब 1 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और हजारों लोग विदेश चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने यूक्रेन में तेजी से बिगड़ती स्थिति की चेतावनी दी क्योंकि लोग सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भाग रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी सेना को वित्त पोषित करने और उसकी सेना बढ़ाने की रूस की क्षमता को रोक देगा। उन्होंने कहा कि वो जिन प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं वो 21वीं सदी की उच्च तकनीक वाली अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता को कम कर देंगे। Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose major, and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today hit its weakest level ever in history. वहीं रूस के हमले में पहले दिन की लड़ाई के बाद अब तक 137 लोगों की जान जा चुकी है। कीव से 90 किलोमीटर दूर चोर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर भी रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन ने कहा है कि 15 टैंक ध्वस्त हुए हैं, 3 हेलीकॉप्टर गिराए गए और रूस के 50 सैनिकों को मार गिराया गया। गुरुवार को हुई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि आईपीएल 26 मार्च से शुरू होगा। वहीं खेलों की बात करें तो भारत ने श्रीलंका को पहले T20 मैच में 62 रन के बड़े अंतर से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बढ़ानी है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने लखनऊ एकाना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए और उसके बाद मेहमान टीम को 137 रन के स्कोर पर रोक दिया। और इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब राज्य की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बहराइच में चुनावी रैली में दावा किया कि उत्तर प्रदेश में
बीजेपी के पिछले 5 साल के शासन के दौरान कानून व्यवस्था चुस्त हुई है, जिसके कारण बाहुबली दूरबीन लगाकर भी नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में विकास का माहौल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सरकारी कंपनियों को बेचने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ में उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है जिससे लोगों को ना तो आरक्षण देना पड़े और ना ही नौकरी देनी पड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जनसभा की। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि त्योहार के समय जो लोग उज्ज्वला योजना के पात्र हैं, उन्हें 2 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। वाराणसी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पिंक रैली निकाली गई। रैली में सभी महिलाएं गुलाबी कपड़ों में थीं। स्कूटी सवार महिलाओं ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के नारे लगाए। दिल्ली सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली फिल्म नीति 2022 को मंजूरी दी है। 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा दिल्ली में 20 एकड़ भूमि पर ई कचरा प्रबंधन पार्क स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव और पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की अदालत ने 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण करके ड्रग मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था। जम्मू कश्मीर के आरएस पुरा और अर्निया सेक्टर क्षेत्र में कल भी ड्रोन देखे गए, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की कल 74वीं जयंती थी। इस मौके पर राज्य सरकार, आम लोग और एआईएडीएमके पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सरकार की ओर से कामराजर रोड पर जयललिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर दर्शकता के स्तर में सुधार होने के बाद कश्मीर से उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। घाटी में भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानों का परिचालन स्थगित कर दिया गया था। तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में कोवलीपिट्टी के एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। आग एक फैक्ट्री के पटाखा निर्माण इकाई में लगी। दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा, जिनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार है, ने कल वर्ष 2022-23 के लिए 14,008 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। ये शून्य घाटे का बजट है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। और अब आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की यूएई यात्रा की आपको जानकारी देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। संयुक्त अरब अमीरात में लोकसभा अध्यक्ष ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के सशस्त्र बलों के डिप्टी सुप्रीम कमांडर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान ये बात कही। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पैवेलियन का दौरा किया। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विरासत, साहित्य, सिनेमा और व्यंजनों की इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह हमारी कला और संस्कृति की एक अनूठी टेपेस्ट्री है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भारतीय संसदीय शिष्टमंडल दुबई के दौरे पर है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुबई की संसद को संबोधित भी किया। और आइए इन तमाम बड़ी खबरों के बाद अब आज की गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से असम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति अहोम साम्राज्य के जनरल और महान योद्धा लासित बरफुकन की 400वीं जयंती मनाए जाने पर साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे रक्षा मंत्रालय की पोस्ट बजट वेबिनार
आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन को संबोधित करेंगे। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों भारतीय संसदीय दल के साथ संयुक्त अरब अमीरात की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। आज उनकी इस यात्रा का अंतिम दिन है। लोकसभा अध्यक्ष आज सुबह 10:45 से 11:45 तक दुबई में संग्रहालय म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का दौरा करेंगे। रात 10 बजे वो यूएई से प्रस्थान करेंगे। इसके अलावा लोकसभा की रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की बैठक आज संसदीय भवन में आयोजित होगी। साथ ही लोकसभा की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन संबंधी समिति की बैठक आज होनी है। इसके अलावा राज्यसभा की शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल संबंधी समिति की भी आज बैठक होगी। और इसी के साथ अब एक बात अच्छी खबर की, और ये खबर अच्छी तो है लेकिन साथ ही साथ आपके काम की भी है। राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नवनिर्मित T1 टर्मिनल का संचालन फिर से शुरू हो गया है। और अब टर्मिनल से वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से ये टर्मिनल जो है वो लैस है। दिल्ली हवाई अड्डे पर टर्मिनल 1 का उपयोग घरेलू टर्मिनल के रूप में किया जाता है और इस नए टर्मिनल से सभी घरेलू यात्रियों में खुशी की लहर है। और आपको बता दें कि सभी लोग इन सुविधाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आइए हमारे खास सेगमेंट न्यूज यू कैन यूज में जानते हैं इस टर्मिनल से जुड़ी सभी खास बातें। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से एक बार फिर विमानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस टर्मिनल से 18 महीने बाद विमानों का संचालन शुरू किया गया है। घरेलू यात्रियों को अब दिल्ली हवाई अड्डे पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इस टर्मिनल के खुलने से और अनेक सुविधाओं से लैस से यात्रियों में काफी उत्साह है। इसके बाद टर्मिनल का क्षेत्रफल जहां 3 गुना बढ़ जाएगा, वहीं यात्री सुविधाओं में भी इजाफा होगा। पहली बार टर्मिनल में 22 एरोब्रिज डिपार्चर एरिया को विमान से जोड़ने वाले पुल होंगे। इससे दिल्ली हवाई अड्डे की क्षमता बढ़कर 14 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। एयरपोर्ट पर नया आगमन टर्मिनल करीब 8000 वर्ग मीटर के नए आगमन हॉल में फैला है, जो 4 नए बैगेज क्लेम विंडोला से सुसज्जित है। नए टर्मिनल पर बैगेज बेल्ट के बीच ज्यादा गैप रखा गया है, ताकि किसी यात्री को अपना सामान लेने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हवाई टर्मिनल में इको फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस टर्मिनल में हवा के वेंटिलेशन का खासा ध्यान रखा गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल पर इसके लिए मॉडर्न फूड कोर्ट की सुविधा के साथ साथ प्रतीक्षालय के बतौर VIP लॉन्ज की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये VIP लॉन्ज इतने बड़े और आलीशान बनाए गए हैं कि इनमें भव्य समारोह तक अरेंज किए जा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन की सुविधा भी इन टर्मिनल में रहेगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने दिल्ली एयरपोर्ट के फेज 3A एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में नए अत्याधुनिक आगमन टर्मिनल का निर्माण के दौरान हवाई अड्डे के लिए बड़े पैमाने पर टैक्सी कैब, निजी वाहन और शटल बस के लिए पर्याप्त पार्किंग की सुविधा दी है। यात्रियों को मेट्रो सफर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेट्रो ऐप पर गंतव्य स्टेशन का फीड कर चैन की नींद ले सकेंगे। ऐप यात्रियों को अलर्ट कर देगा। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं दुबई में खुले नए संग्रहालय म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की अद्भुत तस्वीरों के साथ। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिसे दुनिया की सबसे सुंदर इमारत कहा जा रहा है, इस भवन को बनाने में 9 साल का वक्त लगा है। ये 7 मंजिल इमारत 77 मीटर ऊंची और 30,000 वर्ग मीटर है, जिसका निर्माण हुआ है। ये एक सिल्वर अंडाकार इमारत है और ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। संग्रहालय मानवता के भविष्य की रूपरेखा को प्रदर्शित करते हैं और मानव के विकास में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के नवाचार युक्त समाधान की एक तरह से प्रेरणा भी देता है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि आने वाली चुनौतियों और अवसरों के नवाचार युक्त समाधान करने की प्रेरणा, जैसा कि प्रीति ने बताया, लेकिन इसके साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में होने वाले कार्यों को भी इस म्यूजियम के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समय यूएई के दौरे पर है, वो भी यहां का दौरा करेंगे।
साल से मैं ये काम कर रही हूँ। लोगों को सांप के बारे में जो है कुछ डर था, तो अब हम ये देखते हैं कि हम सांप को भी बचाएं और ह्यूमन लाइफ भी हार्म ना हो। साहित्य, लोक संस्कृति, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले पद्मश्री सम्मान प्राप्त मोहन स्वरूप भाटिया उर्फ भैया जी 2003 से मैंने ये शुरुआत की थी एक एकेडमी से लेके। लोगों की जो सोच थी उस सोच को बदलना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि एक एनवायरनमेंट हम नहीं क्रिएट कर पा रहे थे यहाँ पर, स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। जानते हैं आज के दिन से इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 25 फरवरी यानी कि आज की तारीख के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 25 फरवरी वर्ष 1988 में सतह से सतह तक मार करने वाली भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इस परीक्षण के बाद भारतीय रक्षा प्रणाली के विकास क्रम में एक नया अध्याय जुड़ गया। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम बारूद को लेकर 150 से 200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। श्रीहरिकोटा से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। इस मिसाइल का परीक्षण रक्षा वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की देखरेख में हुआ। इस परीक्षण के बाद परमाणु संपन्न 7 देशों ने भारत को मिसाइल तकनीकी हस्तांतरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन ऐसे कदमों से भारत दबाव में नहीं आया और अंततः उन सभी तकनीकों में उसने आत्मनिर्भरता हासिल की जिनको प्रतिबंधित किया गया था। 25 फरवरी वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के निकट बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। यह स्मारक सशस्त्र बलों के शौर्य, बल और त्याग का प्रतीक है। इसकी प्रेरणा चक्रव्यूह की संरचना से ली गई है। स्मारक के विन्यास में 4 सकेंद्रीय वृत्त शामिल हैं, जिनके नाम अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक केंद्रीय चतुष्कोण स्तंभ मौजूद है। इसके साथ ही एक शाश्वत लौ और भारतीय सेनाओं द्वारा लड़ी गई जंगों को दर्शाते हुए 6 कांस्य भित्ति चित्र शामिल हैं। 21 परमवीर चक्र विजेताओं की अर्ध प्रतिमा भी यहाँ लगाई गई हैं। इसमें 3 जीवित पुरस्कार विजेता सूबेदार बाना सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार शामिल हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कृतज्ञ राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। और अब बात हेलो इंडिया के खास सेगमेंट करियर मंत्र की। करियर मंत्र के जरिए हमारी कोशिश होती है कि आपको करियर की अलग अलग संभावनाओं के बारे में हम बताएं। आज हम आपको बताएंगे कि पत्रकारिता में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसा कि प्रीति हम देखते हैं कि युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, खास तौर से मीडिया इंडस्ट्री, टीवी जर्नलिज्म को लेकर के। हालांकि उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वेब मीडिया है। तो पत्रकारिता में यदि आप करियर बनाना चाहते हैं, नई तकनीक के कारण अब प्रिंट, रेडियो और टीवी के बाद पत्रकारिता का भविष्य वेब पर भी आ गया है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि एक ये जो सेक्टर है वो इस समय सबसे ज़्यादा इवॉल्विंग है। तो अगर आपकी दिलचस्पी न्यूज़ यानी समाचार और दुनिया में घट रही घटनाओं और लिखने में है, तो आप भी इस फील्ड में अपना लक आजमा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं पत्रकारिता के फील्ड में आप एंट्री? आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में हमारे पास जो अपार संभावनाएं हैं। हम अक्सर देखते हैं कि विद्यार्थी जब ग्रेजुएशन पूरी कर रहे होते हैं तब उनका रुझान मीडिया की तरफ बढ़ता है। अक्सर 12th के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने वही कोर्सेज होते हैं, BA, BSc, BCom। लेकिन बच्चों में आपको बताना चाहूँ 12th के बाद भी आप सीधा मीडिया के कोर्सेज में जा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कुछ यूनिवर्सिटीज़ BGMC करवाती हैं, BGMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पत्रकारिता का पाठ्यक्रम है 5 वर्षीय पाठ्यक्रम, बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। जिस तरह से आप लॉ वगैरह में जाते हैं उसी तरह से पत्रकारिता के पाठ्यक्रम भी आपके लिए उपलब्ध हैं। और अब सबसे बड़ी बात है जो हम कहते हैं कि युवाओं को जॉब देनी चाहिए। मीडिया में काम का, मीडिया की ट्रेनिंग लेकर, मीडिया के कोर्सेज करके आप केवल मीडिया का में जॉब ही नहीं कर सकते, बल्कि मीडिया में आप जॉब्स क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आप अपना चैनल खोल सकते हैं, आप
सोशल मीडिया में कुछ नया शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप छोटी छोटी वीडियो फिल्म्स बना सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब्स पर हम लोग खूब सारी वीडियोस देखा करते हैं। तो छोटे छोटे काम करके आप अपना एक बहुत बड़े उद्योग की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी मीडिया अब जो है केवल टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स तक ही शामिल नहीं है। मीडिया में अब जो इसके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप देखते हैं, आप फोटोग्राफर कितने अच्छे बन गए, क्योंकि मीडिया में फ़ोटोग्राफी की भी अपनी एक दुनिया है। तो मीडिया में बहुत सी संभावनाएं हैं। मीडिया में धीरे धीरे जब आप शुरू करेंगे उसके बाद उसमें भी आपके स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन आप किस तरह से मीडिया में अपना कैरियर बना सकते हैं उसके लिए समय रहते आपको जागना चाहिए। जैसे इंजीनियर और मेडिकल के लिए 8वीं क्लास से आप लोग शुरू कर देते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, ठीक इसी तरह से जैसे ही आप 10th क्लास के बाद आप देखेंगे स्कूल्स के जो CBSE के पाठ्यक्रम है, मैं आपको बताऊं 11th क्लास में मीडिया के पाठ्यक्रम हैं। 11th और 12th के बच्चे मीडिया के कोर्सेज पढ़ते हैं, उनको आगे बेनिफिट मिलता है। तो आप 10th से ही मीडिया की दुनिया के बारे में जानना शुरू कर देंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। तो मीडिया के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं को आपने जाना, और वाकई में प्रीति हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक मंच देते हैं आपको जर्नलिज्म को अपनी प्रतिभा को दिखाने का। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सेक्टर है इस समय बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आप में भी पत्रकारिता को लेकर जुनून है तो इस सेक्टर में आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट की एडवाइस पर आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। संसद टीवी पर सुबह 9 बजे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम बदलाव के नायक द चेंज मेकर्स, और 9:30 बजे आप देख सकते हैं लोकतंत्र मेरी ताकत। 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं एकम सत्य, जिसमें हम बताएंगे जैन दर्शन के बारे में। और शाम 7 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं समसामयिक मुद्दे पर बड़ी बहस कार्यक्रम मुद्दा आपका में। शाम 7:30 बजे देखिए आपके सांसद, जिसमें आज बात होगी संजय सेठ से। रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी खबरें आज की खबर में। रात 8:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं इंग्लिश न्यूज बुलेटिन द न्यूज। और रात 9 बजे डिप्लोमेटिक डिस्पैच। रात 9:30 बजे देखना ना भूलिए पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं बर्फबारी के खूबसूरत नजारे। शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में बर्फबारी हुई है और बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं। तो आप भी देखिए खूबसूरत तस्वीरें। और फिलहाल मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी ठीक 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। नमस्कार।